बच्चों ये फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 3 होगा अपना। पिछले लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज डोमेन से रिलेटेड बातें कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हमने बेसिक डोमेन, अभी बेसिक डोमेन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक टाइप का अगर फंक्शन हो तो कैसे हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखा था हमने और फिर हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन आपको याद होना चाहिए, डोमेन, रेंज, ये सब बेसिक बेसिक जितने फंक्शन है इसके बारे में जो जानकारियां आपको दी जा रही है ये जानकारियां आपको याद रखना है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सब बेसिक चैप्टर्स जो शुरुआत में आपको पढ़ाए गए दैट आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन द फर्दर चैप्टर्स, है कि नहीं। और खासकर फंक्शन के अंदर सारी चीजों का यूज होगा अच्छे से। तो आप फंक्शन में इनइक्वालिटी जरूर रिवाइज कर ले। इनइक्वालिटी का विशेषकर काफी ज्यादा यूज है। क्वाड्रेटिक में भी हमने कई टाइप के फंक्शन का रेंज निकालना भी देखा होगा, तो उसका भी एक बार रिवीजन करते रहे। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नोट भी बनाया करें आप, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल हेयर। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन। फाइंडिंग रेंज ऑफ फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी और भी जब हम डिस्कशन और भी जब हमारे पास जानकारियां हो जाएगी तो डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात एकदम छोटे छोटे फंक्शन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले। फर्स्ट फंक्शन इज गिवन एज, function is defined from R to R. Function is defined from R to R and function is given as fx is given as fx is equal to x square minus of 6x plus of 14। ये फंक्शन है कि नहीं। अगर ये फंक्शन है तो इसका आपको रेंज निकाल के बताना है कि क्या रेंज होगा इसका। अब डोमेन पे जरूर ध्यान दें, ये तो कोडोमेन है, कोडोमेन से ज्यादा लेना देना नहीं है अपना, लेकिन आप इसका जरूर ध्यान रखें कि क्या डोमेन है और इस गिवन डोमेन के लिए रेंज क्या होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है डोमेन ऑल रियल नंबर ना होकर कुछ डोमेन को छोटा कर देंगे। तो ऑल रियल नंबर के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक टाइप का ये फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका रेंज निकालना हमने सीखा है पहले भी। जब हम क्वाड्रेटिक जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम डिस्कशन देखे थे कि ये अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं क्वाड्रेटिक का, है ना। इसके थ्रू रिवीजन हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c है कि नहीं। तो इसमें हमने बताया था बच्चों कि अगर इसमें a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इज a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, a ग्रेटर देन 0 और दूसरा बात क्या हो सकता है, a इज लेस देन 0। इज दैट क्लियर। a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें जो कर्व बनेगा वो कर्व क्या दिखेगा, वो कर्व दिखेगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर्व दिखेगा। इज दैट क्लियर। इस तरीके का हमें कर्व दिखेगा, है कि नहीं। अगर a लेस देन 0 है तो इसमें जो कर्व होगा वो कर्व हमें क्या दिखेगा, a इज लेस देन 0 तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला तो कुछ हमें इस तरीके का ये कर्व दिखेगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये अगर फंक्शन है इस तरीके का, है कि नहीं, इस तरीके का ये जो फंक्शन है तो इसका जो ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, क्या है, माइनस ऑफ b/2 है और फिर क्या है माइनस ऑफ d/4 है कि नहीं। तो यहाँ से ये जो चीजें हैं ये माइनस d/4 है, इससे लेके कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं। माइनस d/4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, सही। अगर इस केस में भी वर्टेक्स हमेशा वही रहता है, माइनस ऑफ b/2 है और फिर माइनस ऑफ d/4 है। इज दैट क्लियर। तो इस केस में जो आपका रेंज है, रेंज माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा, माइनस d/4 तक जाएगा। इज दैट क्लियर। ये तब है जब डोमेन अपना क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, इस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ d/4 से लेके प्लस ऑफ इन्फिनिटी। और माइनस d/4 क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू, और इस केस में माइनस d/4 क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में अगर रेंज देखें बच्चों तो रेंज हो जाएगा इस केस में y बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से
माइनस डी बाई 4a। इज दैट क्लियर? इस तरीके से इस केस में रेंज आएगा, है कि नहीं? तो आप ध्यान रखिए, आप जैसे ये फंक्शन है गिवन डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। लीडिंग कोफिशिएंट अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या हम इस केस में रेंज निकाल सकते हैं? बिल्कुल रेंज निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका रेंज अब देखते हैं। y इक्वल टू जो है दिस फंक्शन y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू इट इज गिवन एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 14 था, है कि नहीं? तो इसमें a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना है -6 है, और c का वैल्यू कितना है 14 है। तो चलते हैं अब निकालते हैं माइनस डी बाई 4a का वैल्यू। तो माइनस डी बाई 4a तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन दिस इज 4a। तो ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स बी स्क्वायर दैट इज 36 आएगा, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 14 है, दिस इज नीचे आ जाएगा 4 इंटू 1। इज दैट क्लियर? तो ये 36 और ये कितना है 56 है, 36 माइनस ऑफ 56 कितना हो जाएगा -20 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस विल बी 20/4, है कि नहीं? तो ये वैल्यू आएगा 5। तो इस केस में जो रेंज होगा, दिस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, तो वो रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चाहे इसमें अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा हो तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम देख सकते थे, अगर थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता। जैसे मेथड 2 अगर अप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला जो अगर मेथड हम देखें, जैसे y इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 14 है, तो इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर देखेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5, ये ऐसा करके दिख रहा है ना। इसको हमने यहाँ से 9 प्लस 5 लिख दिया है और इसको मर्ज कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को। तो यहाँ से अगर रेंज देखें तो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, है कि नहीं? दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, और 0 होने की संभावना है। तो 0 कहाँ पे होगा x इक्वल टू 3 पे, जब ये 0 होगा तो y का वैल्यू मिनिमम मिलेगा, है कि नहीं? तो इस केस में भी हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दैट्स वाई y मिनिमम इज फ्रॉम 0 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसलिए रेंज y बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है क्या बच्चों? इज दैट क्लियर? हमारी बात समझ पा रहे हो आप, है ना? क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये हमारे पास एडवांटेज है, कई तरीके से हम इस चीज को फील कर सकते हैं और हम कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। चलिए आगे नेक्स्ट, जैसे अब क्या करते हैं, डोमेन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। डोमेन को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दे अगले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2, जैसे फंक्शन डिफाइन किया गया है -1 से लेके 3 और ये कोडोमेन ऑल रियल नंबर ही दिया हुआ है, एंड फंक्शन f(x) इज गिवन, दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1। अब ये फंक्शन है तो इसका अब अपने को रेंज निकालना है। तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ fx। तो रेंज ऑफ fx निकालिए। देखिए ये सब सारी बातें हमने क्वाड्रेटिक में भी किया है, तो कोई बात नहीं है, आप वहां पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ रखे हो अच्छे से तो आप खुद आंसर निकालिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप आंसर निकाल के बताओ कि क्या आपका आंसर आ रहा है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा, है कि नहीं? तो बच्चों हमें ऐसा लग रहा है कि आपने किया होगा अटेम्प्ट, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, है कि नहीं? तो देखो डोमेन यहाँ पे x का वैल्यू -1 से 3 दिया हुआ है। अगर इसका ग्राफ बना के भी हम समझ सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना हमने बताया था, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना बताया है, बिल्कुल बताया है। तो -1 3, तो 3 पॉइंट पे हम वैल्यू देखेंगे, कहाँ, जैसे अगर वर्टेक्स पहले निकालते हैं, चलिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस ऑफ b/2a कॉमा माइनस ऑफ d/4a। इज दैट क्लियर? तो माइनस ऑफ b/2a, तो माइनस b का वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एंड दिस इज 2 हो जाएगा, एंड माइनस टाइम्स b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1, यही आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 3/4 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमें कैसा दिखाई देगा,
तो ग्राफ देखिए कैसे दिखाई देगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं। 1/2, 3/4, एक्स का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 है और y का वैल्यू कितना है, दिस इज 3/4 है। f ऑफ 0 इक्वल टू 1 है यहाँ पे, है कि नहीं, दिस इज 3/4 और f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से इसका कर्व हमें दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? दिस इज 0,1, है कि नहीं, एंड दिस पॉइंट इज 0,3/4। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ डोमेन -1 से 3 था, तो x का वैल्यू -1 पे वैल्यू निकाल लो, फंक्शन पे क्या आएगा, तो x का वैल्यू -1 पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ -1, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 3, और f ऑफ 3 अगर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस ऑफ 1 कितना आएगा, 6 प्लस ऑफ 1 दैट इज 7 आएगा, तो ये आ जाएगा। तो f ऑफ -1 इज 3, तो -1 मान लेते हैं इधर कहीं होगा, दिस इज -1, ग्राफ को कहीं काटेगा आगे चल के इधर ऐसे करके, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमें y का वैल्यू इधर कहीं 3 मिल जाएगा, सही है। नाउ 3 पे 7 मिल रहा है, तो 3 इधर कहीं होगा, बहुत आगे होगा, है ना, इधर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व को भी आगे बढ़ाएंगे तो हमें 3 के कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगा इधर कहीं 7 मिल जाएगा, सही है। तो -1 से 3 जब हम कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पॉलिनोमियल फंक्शन सारे कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, है कि नहीं, जो भी गिवन डोमेन होता है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो रेंज होता है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। अब ग्राफ देख के एनालिसिस करना है कि सबों में जितना भी वैल्यू वाई एक्सिस को रीड करिए आप, वाई एक्सिस को अगर हम रीड करेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगा और मैक्सिमम वैल्यू 3 पे दिखाई दे रहा है। 3 पे क्या है, 7 है, तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम वैल्यू इज 3/4 and the maximum value is the 7, that's why the range of the function, range क्या हो जाएगा, range of the function y belongs to हो जाएगा, this is 3/4 से लेके 7, है कि नहीं। ग्राफ में इसलिए बनाया हूं कि आपको धीरे धीरे चीजों का फील आने लगे कि हम आगे चल के और क्या करने वाले हैं, किस तरीके से एनालिसिस अपना चलने वाला है। तो क्योंकि अब फंक्शन आ गया है ना, फंक्शन में ग्राफ चलेगा, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम पहले भी पढ़ रखे हैं उसका इस्तेमाल बहुत ही जरूरी हो जाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अब इसको हम अगर हम दूसरे तरीके से डील करना चाहें उससे भी मैं करके बताऊं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो चलिए मेथड 2 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसी फंक्शन के लिए क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक्स सीखने अपने लिए बहुत जरूरी है। जैसे मेथड 2, जैसे ये फंक्शन था y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, और साथ ही साथ x का रेंज दे रखा है -1 से लेके 3। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब ये है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें दिखाई देती है। जैसे a स्क्वायर का टर्म दिखाई देना चाहिए, ए स्क्वायर का टर्म, फिर 2ab का टर्म, और ये बी स्क्वायर का टर्म, है कि नहीं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सर ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर दिखाई देगा, है कि नहीं। ये इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर है। और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर दिखाई देगा। तो ये 3 चीजें अवस्थित होनी चाहिए तभी परफेक्ट स्क्वायर हम बना पाएंगे। तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, क्योंकि ये आगे चल के इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला है और कई जगह काम आता है। दैट्स वाई आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो चलो इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज 1 बना लिया करें। अगर 1 नहीं है 2 रहता तो 2 कॉमन ले लेते बाहर, तो ऑलरेडी 1 है तो इसको एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं -2 टाइम्स, ये ए का काम करेगा। ये यहाँ पे 2 जबरदस्ती का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। और फिर ऑलरेडी x था यहाँ पे, है कि नहीं। अब ये a है, a स्क्वायर 2a, और ये b का काम करेगा कौन, 1/2। तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो मतलब 1/4 का एडिशन कर देते हैं और माइनस ऑफ 1/4 और इधर प्लस ऑफ 1। अब ये 3 क्वांटिटी मिलके क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, जी हाँ। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस ऑफ 1/4 दोनों का एडिशन करेंगे तो ये कितना दिखाई देगा सर, ये 3/4 दिखाई देगा। सच्ची सच्ची बात है कि नहीं।
अब एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्वांटिटी, है कि नहीं? अगर ये जीरो हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है सर? x इक्वल टू 1/2 पे। क्या x इक्वल टू 1/2 डोमेन में है? हाँ सर, -1 से 3 के बीच में 1/2 आता है, तो इसका मतलब y मिनिमम जो हमें y मिनिमम मिल गया, दिस इज 0 प्लस ऑफ 3/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब नाउ y मैक्सिमम का बात करते हैं, तो y मैक्सिमम के लिए अब देखो एंड पॉइंट है, -1 पे मिलेगा या तो 3 पे मिलेगा, कंफर्म बात है। तो -1 अगर रखते हैं तो -1 माइनस ऑफ 1/2 -3/2 का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव नंबर तो आएगा ही। और अगर हम 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस ऑफ 1/2 दैट इज 5/2 का स्क्वायर होगा। तो 5/2 का स्क्वायर ज्यादा है, 5/2 इज है ना 25/4 आएगा, तो 25 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 28/4 7 आएगा। तो दैट्स वाई y मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस दिस इज 3/4 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28/4 इक्वल टू 7। तो दैट्स वाई रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा वो रेंज हो जाए मिनिमम से मैक्सिमम, तो y बिलोंग्स टू दिस इज 3/4 से लेके 7। क्या आंसर सेम है? टेक्निक बस अलग अलग है, तो एनालिसिस करने का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। हम एक तरीके में कुछ और सीखे हैं, दूसरे में कुछ और सीखे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, और भी फास्ट हम बन सकते हैं। बस 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालना होता है, 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालना होता है। कहाँ कहाँ? एंड पॉइंट पे -1 3 और एक बीच का पॉइंट वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ मिनिमा वाला पॉइंट -b/2a, -b/2a के पॉइंट पे x का जो वैल्यू था दैट इज -b/2a, उस पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालते तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आता है ना, तो वो मिनिमम वैल्यू है, दे रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट पहले भी हमने बताया था, ये हमने डिस्कस किया होगा क्वाड्रेटिक के अंदर ही, कि अगर कोई फंक्शन एक इंटरवल में ऑलवेज इंक्रीजिंग है, चलो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं क्योंकि ये सब चीजें अभी इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है, इफ f(x) इज continuous and increasing इन इंटरवल a से लेके b, ठीक है, तो देन इस केस में क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी f(a) से f(b) हो जाएगा, है कि नहीं? रेंज ऑफ द फंक्शन, ये पहली बात। अगर कोई फंक्शन किसी एक इंटरवल के अंदर, ध्यान देना ध्यान से, यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे जैसे मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b में और ये इंक्रीजिंग है कि नहीं? इंक्रीजिंग है इस तरीके का, तो इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू ऑब्वियस से बात है a पे ही लेगा, f(a), और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा सर? ये f(b) पे लेगा, मतलब फाइनल पॉइंट पे लेगा, है ना। दिस इज द मिनिमम से मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअस है दैट्स वाई ऐसा हम बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट अगर हटा देते तो फिर ये कहना गलत हो जाता, सही है क्या? चलो ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट, इसी में अगर सेकंड पॉइंट डिस्कस कर दे तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ f(x) इज continuous and decreasing in interval a से लेके b, कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, और किस इंटरवल में? a से लेके b के बीच में, तो देन रेंज ऑफ द फंक्शन, तो देन रेंज, r स्टैंड्स फॉर रेंज हियर, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बिलोंग्स टू, देखो अब ये डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा? a पे लेगा, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा? फाइनल पॉइंट पे लेगा, b पे लेगा, तो मतलब ये हो जाएगा f(b) से लेके f(a) हो जाएगा, है ना। तो ये वाली बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से यहाँ में मान लो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो सर f(a) होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? b पे होगा। ये जो x इक्वल टू b है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दिस इज f(b), तो मिनिमम से मैक्सिमम क्या होगा? अपना रेंज हो जाएगा, तो दैट्स वाई इस केस में रेंज जो हो जाएगा दैट इज f(b) से f(a) हो जाएगा, ठीक है। और कोई फंक्शन ऐसा है जो नॉन मोनोटोनिक है,
मतलब कुछ पार्ट में इंक्रीज भी कर रहा है, कुछ डिक्रीज भी कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये वाला जो चीजें हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है क्या? हाँ, तो बच्चों इस तरीके से हम अगर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, मिनिमा मैक्सिमा का पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा या नॉट एग्जिस्ट। ये सब बात करेंगे हम आगे चल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। खैर अब फंक्शन के अंदर यूज होता रहेगा तो थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जस्ट रिकॉलिंग करा दिया हमने, तो ठीक है क्या। नाउ आई एम टेकिंग सम अदर एग्जांपल, कुछ अलग एग्जांपल अब लेते हैं। जैसे तीसरा फंक्शन है, थर्ड फंक्शन, आई एम जिसका आपको रेंज निकालना है। तो रेंज निकालना है, you have to calculate the range of this function. Function is defined from -1 से 5, ये डोमेन दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है से लेके r, दिस इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द फंक्शन fx इज गिवन एज -2x प्लस ऑफ 10 है, -2x प्लस ऑफ 10 फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए आप रेंज निकाल के बताइए क्या आएगा रेंज, सिंपल सा बात है। चलिए आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये क्या है कि लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो चलो आप बना के देखो क्या होगा, नहीं होगा, फील करो इसको। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, देखो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू -2x प्लस ऑफ 10 है, तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। चलो बना लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू हमें 10 मिलेगा, है कि नहीं, दिस इज 0,10। अब y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, है कि नहीं। x इक्वल टू मतलब 5 मिलेगा, x इक्वल टू 5। तो यहां से मान लेते हैं दिस इज द 5,0। इज दैट क्लियर? दोनों पॉइंट को मिला देते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सीधा सीधा बन जाएगा। इस तरीके का ये कर्व बन गया। चलो ये जहां काट रहा है ये 5,0 है। तो ये अब डोमेन जो है -1 से 5, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो रेंज भी ऑल रियल नंबर होता है। इधर देखो, इधर -∞ से +∞, लेकिन डोमेन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, -1 से 5 है। x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू कितना है, 5। तो x इक्वल टू 5 अगर रखते हैं तो यहाँ तो ऐसे दिख रहा है 0 ही मिलेगा, और -1 अगर रखते हैं तो चलो निकाल लो फंक्शन का वैल्यू यहाँ से। f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 अगर रखेंगे तो दिस इज व्हाट 2 प्लस ऑफ 10 कितना आ जाएगा, दिस इज 12 आ जाएगा, है कि नहीं। तो x इक्वल टू -1 पे इसका जो वैल्यू होगा, फंक्शन का जो वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 12 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 12 हो जाएगा। एंड नाउ f ऑफ 5 अगर निकालते हैं तो ऑलरेडी 0 है, तो 5 यहाँ पे है। तो इतना से ये x का वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इतने x के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें y मिल रहा है, ग्राफ का पोर्शन पूरा नहीं लेना है, बाकी को मिटा सकते हो आप, चाहे उसको कंसिडर ही मत करो इस तरीके से। तो इतना पोर्शन मिल रहा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है, देखो y का मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, इधर 0,0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 12 है। तो दैट्स वाई इस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा 0 से लेके 12 हो जाएगा। और हमने एक कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई कर लेते, ग्राफ बना दिया हमने, पिछला जो कॉन्सेप्ट अभी बताया, ये फंक्शन देखो डिक्रीजिंग नेचर का है। कैसे पता चलेगा कि डिक्रीजिंग, इसका थोड़ा सा डेरिवेटिव निकाल के देखो, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन तो -2 आएगा। तो किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज निगेटिव है ना, और किसी पार्टिकुलर इंटरवल के लिए वो 0 नहीं हो रहा है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, डेरिवेटिव इज निगेटिव, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमने अभी बताया है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव होगा, मैक्सिमम वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे अचीव होगा, है कि नहीं, और मिनिमम वैल्यू फाइनल पॉइंट पे अचीव होगा, है कि नहीं। तो दैट्स वाई y मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, एट x इक्वल टू -1 इनिशियल वैल्यू पे। तो यहाँ पे f ऑफ -1 निकाल लेना था, तो ये 12 आएगा। नाउ y मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 5 पे मिलेगा। तो इसका मतलब f ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा
ये y बिलोंग्स टू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा, है कि नहीं। तो 0 से लेके 12, इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या और परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है क्या, दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं। तो नाउ अब आगे अगर देखें, कुछ अलग एग्जाम्पल में लेता हूं और चीजों को समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4। तो 4th एग्जाम्पल में दिया एकदम सिंपल बेसिक सा फंक्शन है, f इज ए फंक्शन r से r में है, और ये फंक्शन दिया गया है, दिस फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज 8 माइनस 3 साइन ऑफ x। 8 माइनस दिस फंक्शन इज 8 माइनस 3 साइन x। 8 माइनस 3 साइन x ये फंक्शन दिया गया है। अब इसका हमें रेंज निकालना है। तो देखिए साइन x फंक्शन का रेंज ऑलरेडी आपको हमने याद करवा दिया, -1 से +1, उसको यूज करिए और बताइए। ये सब छोटी छोटी बातें हमने सब बातें किया है कहाँ पे, याद करो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक रिकॉलिंग चल रहा है। अब सबको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक प्लेस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब तो फंक्शन ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एवरीथिंग इज ए फंक्शन, दैट्स व्हाई। चलिए आप इसको पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, पॉज करके अटेम्प्ट करके इसका आंसर निकालिए। तो बच्चों इसका आंसर अगर देखिए, सॉल्यूशन अगर देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन की अगर तौर पे बात करते हैं, तो देखो पहले साइन एक्स, तो डोमेन देखना ध्यान से, डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो दैट्स व्हाई अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होगा, साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1। अगर -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो -3 साइन एक्स, तो दो इधर भी -3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी -3 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी पलट जाएगा। कहने का मतलब इधर वाला इधर आएगा और इधर वाला इधर जाएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 बन जाएगा, तो ये -3, और ये इधर +3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। नाउ अब 8 का एडिशन, क्योंकि इस टाइप का फंक्शन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें रेंज चाहिए था, तो 8 का एडिशन, तो 8 - 3 sin x। तो अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी, क्योंकि इनइक्वलिटी है ना, एक सेट को हम डील कर रहे हैं। तो दिस इज 8 - 3 एंड दिस इज 8 + 3, इज दैट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 3 इज 5 एंड दिस इज 8 - 3 sin x, और ये कितना आएगा 11। तो दिस इज द फंक्शन f(x). तो f(x) का रेंज कहाँ से कहाँ आ गया, दिस इज 5 से लेके 11 आ गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कर सकते थे। चलिए अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, दिस फंक्शन f r से r में डिफाइन किया गया है, एंड फंक्शन f(x) इज गिवन एज cos की पावर 4 x/5 माइनस दिस इज sin की पावर 4 x/5। चलिए अब इसको बताइए, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड द रेंज ऑफ f(x), इस फंक्शन का रेंज क्या होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, आसानी से हो जाएगा। एंड हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, cos की पावर 4 x/5 माइनस sin की पावर 4 x/5, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो करो, सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है, बस एक रिवीजन हो जाए चीजों का, हमें रिकॉल हो जाए, है ना, इसके लिए ये सब सारे टूचे क्वेश्चन है। अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, करेंगे हम, तो बी पैसेंस रखिए, है कि नहीं। तो आपने किया होगा, वेल एंड गुड, आपका सॉल्यूशन भी आया होगा। चलिए देखते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, एक ये a की पावर 4, इसको a मान ले, इसको b मान ले, अगर फैक्टराइज कर ले तो फैक्टर बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, cos स्क्वायर x/5, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x/5, और दोनों का फिर यहाँ पे एडिशन, दिस इज cos स्क्वायर x/5, और फिर क्या हो जाएगा, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x/5, इज दैट क्लियर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, एंड ये तो फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, फॉर्मूला याद है ना।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, बी नहीं है, दिस इज सेम, ए एंड बी बोथ आर इक्वल, तो ये तो 1 हो गया। तो ये तो फॉर्मूला है ना cos 2a का फॉर्मूला है ये, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू व्हाट, दिस इज cos ऑफ 2x/5। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो कुछ भी लिखा रहे, cos मसाला लिखा रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो cos मसाला का जो रेंज होगा वो रेंज कहां से कहां हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 से +1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर है कि नहीं। जैसे y इक्वल टू cos मसाला का रेंज है कि नहीं, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से +1। एक चीज ध्यान रखिएगा, मसाला का ऐसा रेंज होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, जिससे कि कम से कम एक पीरियड का वो सारा वैल्यू ले ले। पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन। साइन कॉस का पीरियड 2 पाई है ना, टेन कॉट का पीरियड फंडामेंटल पीरियड दैट इज पाई है ना, सेक एंड कोसेक एक्स का पीरियड 2 पाई। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 2 पाई एक्सेप्ट tan x एंड cot x, उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई। पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में चर्चाएं होंगी आगे चल के, तो इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं, तो अभी से हम करते जा रहे हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, और छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल इज गिवन fx इक्वल टू, आपको ये दिया है, दिस इज 4 टाइम्स tan of x इंटू कॉस ऑफ x, इसका रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो चलिए, छोटा सा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन बट इसमें कई बार क्या होता है, बच्चे गलत कर बैठते हैं, तो आप देखिए कि आप सही कर पाते हो कि नहीं। आप कितने बहादुर इंसान हो, इसका भाई उदाहरण देना होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। तो थोड़ा सा ओपन क्लोज बाकी सारी चीजों पे ध्यान रखते हुए अगर हम करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर सकते हैं, आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये y इक्वल टू 4 tan x है, तो दिस इज 4 टाइम्स साइन ऑफ x बाय नीचे क्या हो जाएगा, cos ऑफ x इंटू दिस इज व्हाट, cos ऑफ x। इज दैट क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ लोग एकदम खुश हो जाते हैं, इसको बजा दी, अबे काट तो दिए हो, लेकिन एक कसम खाओ कि यहाँ पे cos जो है, दिस cos ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए। ये कसम जो डोमेन वाला है, डोमेन वाली बात है, क्योंकि तो 10x का ये डोमेन है। अब ठीक है, अब y इक्वल टू 4 टाइम्स साइन x आ गया, तो सर यहाँ पे साइन x फंक्शन का रेंज हम जानते हैं, तो साइन x फंक्शन का रेंज कहां से कहां होता है, -1 से +1, और 4 बाहर मल्टीप्लाई है तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -4 से +4 क्लोज के साथ। और सर जैसे हम ये लिखते हैं, हमारा ये आंसर गलत हो जाता है कि नहीं। क्यों गलत हो गया सर, इसमें बुराई क्या है, बुराई है, बिल्कुल बुराई है। देखो यहाँ पे ये आंसर तब होता जब x क्या था, ऑल रियल नंबर होता है इसका डोमेन, लेकिन यहाँ पे खोपचे में कसम खाए हो कि x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो भैया यहाँ पे जो x, इस x के लिए जो साइन वैल्यू लेगा उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा, तो इस x के लिए साइन क्या क्या वैल्यू लेगा, देखो सिंपल सी बात है भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब या तो ये ऊपर वाला लाइन होगा या तो नीचे वाला लाइन होगा। जैसे यहाँ पे ये π/2 आता है, याद करो सारी चीजें, 3π/2, फिर उसके बाद ये अगला पॉइंट क्या था, 5π/2, फिर अगला यहाँ पे 7π/2। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू -1, ये +1 सॉरी। अब नीचे वाले पे साइन थीटा का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, -1 है कि नहीं। तो ऊपर अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 है और नीचे साइन थीटा इक्वल टू -1 है, मतलब जब जब x का वैल्यू, चाहे साइन x कर देते हैं हम, वेरिएबल एक जैसा रखना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि जब जब x का वैल्यू ये होता तो साइन x का वैल्यू ये होता, हाँ कि ना, साइन x का वैल्यू 1 होता। अगर साइन x का वैल्यू, x का वैल्यू ये होता तो साइन x -1 होता, लेकिन
इत्तेफाक से ना तो ये है और ना तो ये है। इसका मतलब बच्चों क्या साइनस का दो वैल्यू कभी नहीं मिलेगा? सर कौन कौन सा? -1 एंड +1, बाकी सारे वैल्यू लेगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी y बिलोंग्स टू -4 से +4 होगा ओपन के साथ। तो यही सावधानी रखनी थी, इसी में गलती होती है और बच्चे गलत करते हैं। ठीक बात है क्या? छोटा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट कभी भी अच्छा करना हो, क्लियर करना हो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ही हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आता है। इज दैट क्लियर? हमारी बात समझ पा रहे हो आप? चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको हम डील कर लेते हैं। हाँ, एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज साइन ऑफ log ऑफ दिस इज x बेस 2। ये फंक्शन, इसका आपको रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेंज निकालिए। इसका रेंज क्या होगा? लल्लू छाप प्रॉब्लम है, आसान सा प्रॉब्लम है। इसका आंसर आप निकाल के बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर निकालिए। हमें ऐसा लग रहा है बच्चों आपने आंसर निकाला होगा, वेल एंड गुड। नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो देखिए, सबसे पहला हो क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। देखो y इक्वल टू साइन है, इसका ये पेट है, साइन का पेट है, और साइन के पेट में कौन जा रहा है भाई? log ऑफ x, log ऑफ यहाँ पे x बेस 2 जा रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला बार x यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं, इस फंक्शन के अंदर, और ये जो निकाल के देगा वो साइन के पेट के अंदर जाएगा। तो y इक्वल टू log ऑफ x बेस 2, इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे, याद करो y इक्वल टू log ऑफ x बेस 2, समझिएगा। तो बेस यहाँ पे क्या है? बेस ग्रेटर देन 1 है। सारे कुछ हमने ये सब डिस्कस किया है लॉग के अंदर, है ना। तो ये इंक्रीजिंग कर्व बनता है। तो खैर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज्यादा लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे इस फंक्शन का रेंज क्या होता है? log ऑफ x बेस 2। देखो सबसे पहले x जाएगा, log ऑफ x, ये ऑपरेट होगा। ये मशीन के अंदर एक मशीन है कि नहीं, ऐसा समझ लो। पहले x इसके पास गया, अब ये जो मसाला है, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन, ये जो वैल्यू निकाल के देगा वो इसके पेट में जाएगा। मतलब इसका रेंज इसके लिए डोमेन की काम करेगा, साइन के लिए, है कि नहीं। तो log ऑफ x बेस 2 का रेंज, पहले बात कर लेते हैं रेंज क्या होगा। log ऑफ x बेस 2 का रेंज देखो, इस फंक्शन का ग्राफ है ये, y इक्वल टू दिस इज log ऑफ x बेस 2। तो इसका रेंज माइनस ऑफ इंफिनिटी से प्लस ऑफ इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से इधर प्लस इंफिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर है। तो दिस बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब साइन के पेट में अगर ऑल रियल नंबर जाएगा तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? साइन थीटा का रेंज -1 से +1, है कि नहीं। तो दैट्स वाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी y बिलोंग्स टू हो जाएगा व्हाट? -1 से +1। तो अभी ये सब फीलिंग के लिए बता रहे हैं, बाकी आगे चल के हम और भी कई सारी बातें करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय, टेक केयर।